दानिश का सिलेक्शन वन विभाग के वन रक्षक के पद पर हुआ था, तो पिथौरागढ़ के सरकारी कॉलेज में उसको रहने के लिए एक घर दिया गया था। वो अपनी पत्नी और 5 साल की बेटी राशि के साथ वहां रहने चला गया था। शुरू में थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हुई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ मन मुताबिक होने लगा। दानिश सुबह 9 बजे अपने घर से ऑफिस जाता और शाम को 4 बजे तक वापस घर आ जाता। पूरा का पूरा इलाका जंगल जैसा था, तो वहां पर कोई आसपास सामान खरीदने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए शॉपिंग के लिए वहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। लगभग 2 महीने बाद एक दिन राशि टेडी बियर खिलौने के लिए काफी जिद करके रोने लगी। राशि की मम्मी उसको बार बार ये कहकर शांत कर रहे थे कि पापा शाम 4 बजे तक आ जाएंगे, तब हम लोग मार्केट से टेडी बियर खरीदने चलेंगे। राशि की मम्मी राशि को बहला फुसलाकर घर के बाहर टहल रहे थे, लेकिन फिर भी राशि जिद कर ही जा रहे थे। तभी एक आदमी जिसके गले पर एक काला निशान बना हुआ था, वो सामने की तरफ से पैदल जा ही रहा था। राशि के रोने की आवाज सुनकर वो रुककर उसे बड़े गौर से देखने लगा और काफी देर तक उसको देखता ही रहा। फिर थोड़ा भावुक होकर राशि की मम्मी को आवाज देते हुए बोला, मैडम मैडम। राशि की मम्मी उसकी बात को सुनकर उसके पास जाते हुए कहती है, जी कहिए। वो आदमी हाथ जोड़कर कहता है, जी मैडम, आप लोग यहाँ पर नए मालूम पड़ते हैं, आपकी बच्ची काफ़ी रो रही है, क्या मैं आपके लिए कुछ काम कर सकता हूँ? राशि की मम्मी थोड़ा अजीब नज़रों से उसे देखते हुए कहती है, देखिए भाई साहब, मैं आपको नहीं जानती, मुझे माफ़ करिएगा। इतना सुनते ही वो आदमी निवेदन वाले भाव से कहता है, मैडम मेरा घर यहीं सामने ही है, देखिए। इशारा करते हुए वो दिखाता है, मैं खिलौने वाला हूँ। खिलौने वाला मतलब मैं खिलौना बनाकर बेचता हूँ। इतना सुनते ही राशि की मम्मी बहुत खुश होकर कहती है, क्या आपके पास टेडी बियर है? वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, जी जी है ना, मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना कहते ही आदमी दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जाता है और देखते ही देखते वो एक बहुत सुंदर सा और बड़ा सा टेडी बियर लेकर वहां पहुंच जाता है और राशि को देते हुए राशि को देखकर थोड़ा सा दुलार भी करता है। राशि की मम्मी उसे पैसा देने लगती है, तो वो भड़कते हुए कहता है, मैडम आप मुझे शर्मिंदा ना करें, मैं भी एक पिता के जैसा ही तो हूँ। इतना कहते ही उसकी आंखें भर आती हैं। राशि की मम्मी उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी रोता हुआ वहां से चला जाता है। ये सब देखकर राशि की मम्मी बहुत दुखी होती है, लेकिन इन सब से अनजान राशि उस टेडी बियर को पाकर उसके साथ खेलने लगती है। उस दिन समय इसी तरह से हंसी खुशी से गुजर रहा था। शाम को दानिश जब घर आता है, तो वो राशि को टेडी बियर के साथ खेलता देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन साथ ही राशि की मम्मी से टेडी बियर खरीदने के बारे में पूछता है। राशि की मम्मी उसे सब कुछ बता देती है। दानिश ये सब सुनकर कहता है, सही बात है, इस दुनिया में कुछ लोग अच्छे हैं तो कुछ लोग बुरे भी हैं, लेकिन हम लोगों की किस्मत काफ़ी अच्छी है कि हमेशा से हम लोगों को अच्छे लोग ही मिलते आए हैं। वैसे खिलौने वाले से एक बात याद आई, आज ऑफिस में हम लोग लंच कर रहे थे, तब सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, तो राहुल ने खिलौने वाले की बात बताई। वो खिलौने वाला यहीं पास ही में रहता था, बच्चों से उसे बड़ा लगाव था, इसलिए वो खिलौने वाला खिलौना बनाकर बच्चों को बेचता था। उसकी कभी कोई खास मांग किसी से नहीं थी, जो जितना भी पैसा देता वो हंसी खुशी ले लेता, और अगर किसी के पास पैसा नहीं होता तो वो उसे फ्री में भी दे देता।
उसका इस कारोबार में कुछ खास फायदा तो नहीं होता, लेकिन उसे खुशी और सुकून भरपूर मिलता था और उसका गुजारा भी जैसे तैसे चल रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। ये सब सुनते ही राशि की मम्मी कहती है, तो क्या उसके घर में कोई और नहीं था? दानिश एक गहरी सांस छोड़ने के बाद कहता है, उसके माँ बाप थोड़ा पहले बीमारी से जूझने के बाद गुजर गए थे और उसकी पत्नी जो कि प्रेग्नेंट थी वो भी असमय मारी गई, जिसके कारण उनका बच्चा और उनकी पत्नी के साथ ही मर गया। वो काफ़ी समय तक इस सदमे से उभर नहीं पाया, तो खुशी और सुकून की तलाश में वो खिलौने वाला बन गया। फिर एक दिन वो भी मर ही गया। राशि की मम्मी कुछ गहरे विचारों में डूबते हुए कहती है, आज जो खिलौने वाला आया था वो भी अच्छा था, उसने भी पैसे नहीं लिए। क्यों ना हम लोग उनके घर कुछ खाने का सामान लेकर चलते हैं, उन्हें देकर आते हैं। दानिश अपनी पत्नी की बात सुनकर सहमति में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ ठीक है, आओ चले फिर। अभी तो शाम के 5 बजने वाले ही हैं, थोड़ी देर में हम लोग लौट आएंगे। जल्दी जल्दी सभी लोग खाने का सामान पैक करके उस खिलौने वाले के घर में पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा खुले होने के कारण दानिश कुछ बोलता हुआ घर के अंदर राशि और राशि की मम्मी को लेकर दाखिल होता है। वहां पर पहुंचते ही सबको ऐसा लगता है कि जैसे उस घर में काफ़ी महीनों से कोई भी रहता नहीं हो। वहां पर बहुत कुछ अजीब सा था। थोड़ा अंदर जाते ही उन सब की नज़र अचानक से एक बूढ़े आदमी और एक बूढ़ी महिला पर पड़ी, जो बीमारी की हालत में लेटे हुए थे। वो सभी थोड़ा डर जाते हैं। तभी अचानक से पीछे से एक तरफ से एक प्रेग्नेंट औरत वहां पहुंच जाती है। आप लोग कौन हैं? सभी लोग फिर से डर जाते हैं। तो वो औरत उन लोगों से उनका परिचय पूछती है। इतने में वो खिलौने वाला अचानक से सामने आ जाता है और राशि को दुलार करने लगता है। राशि की मम्मी खाने का सामान उन्हें देते हुए कहती है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, और वैसे भी हम लोग ज़्यादा दूर तो नहीं रहते हैं, इसलिए अगर कभी कोई दिक्कत हो तो बेझिझक आप हम लोगों से कह सकते हैं। इतना सुनते ही वो खिलौने वाला और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर सबका अभिवादन करते हुए बैठने को कहते हैं। लेकिन दानिश मुस्कुराते हुए कहता है, अब आज रहने दीजिए, संडे के दिन मेरी छुट्टी रहेगी, तब आराम से बैठकर बात करेंगे। इतना कहते ही मुस्कुराते हुए सभी को लेकर दानिश वहां से निकल जाता है। अपने घर वो पहुंचने वाला ही होता है, तभी मोटरसाइकिल से राहुल वहां पहुंच जाता है। अरे सर, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो राहुल? सर मैं तो मार्केट गया था, बस वहीं से आ रहा हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ? अरे यार वो कुछ नहीं, बस आज राशि एक टेडी बियर खरीदने की जिद कर रही थी, तो खिलौने वाले ने आकर इसे एक टेडी बियर दे दिया और कुछ पैसे भी नहीं लिए, तो वही उसी के घर गया था, उसी से मिलने। बहुत ही अच्छे लोग हैं। इस पर राहुल बड़े ही आश्चर्य से पूछता है, अच्छा सर, उनका घर कहाँ पर है? हाथ से इशारा कहते हुए दानिश कहता है, वो रहा, बूढ़े माता पिता, एक प्रेग्नेंट वाइफ और एक खिलौने वाला, यही ना? तो इस पर दानिश कहता है, हाँ हाँ, ऐसा मतलब तुम भी उन्हें जानते हो? तो इस पर राहुल घबराते हुए कहता है, सर मैं उन्हीं की बात तो आज बता रहा था, वो सब मर चुके हैं। इस पर दानिश राहुल की ओर सदमे से देखता है, मगर ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो हम लोग उनसे मिलकर आ रहे हैं। जिसके बाद दानिश वापस से उनके घर जाता है राहुल के साथ, मगर अब वहां पर कोई भी नहीं था। पूरे घर में धूल जमी पड़ी थी, मानो वहां कई महीनों से कोई नहीं रहता हो। उस दिन के बाद से वो खिलौने वाला और उसका परिवार कभी किसी को नजर नहीं आया।
तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी मुझे मेरे दादाजी ने बहुत साल पहले सुनाई थी। रात का वक्त था, काला घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। हाड़ कपा देने वाली शीत की लहर चल रहे थे। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। पीपला गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में रजाई में दुबके पड़े थे। हल्की हल्की अब बारिश भी शुरू हो चुकी थी। पीपला गांव से कुछ ही दूरी पहले सीगल पैलेस था। कहते थे कि इसे अंग्रेजों ने बनवाया था। सीगल पैलेस के आसपास शमशान घाट और जंगलों के अलावा कुछ भी नहीं था। राकेश अपनी दोस्त की शादी से अपने गांव बाइक से लौट रहा था कि अचानक सीगल पैलेस के पास उसकी बाइक खराब हो गई। राकेश ने जब आसमान की तरफ नजर दौड़ाई तो उसे एक भी तारा नजर नहीं आया। उसने आसपास नजर घुमाकर जब देखा तो सिवाय अंधकार के उसे कुछ भी नहीं दिखा। उसने मन ही मन कहा, कहाँ फंस गया मैं। अब इस बाइक का क्या करूं? ठंड भी बढ़ गई है और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। उसने जब घड़ी पर नजर डाली तो घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। अचानक राकेश की नजर सीगल पैलेस के खिड़की पर पड़ी। उसे वहां पर रोशनी सी नजर आई, जैसे कि वहां पर आग जल रही हो। इतनी रात का यहाँ पर कौन हो सकता है? यहाँ तो कोई नहीं आता। हो सकता है मेरी तरह कोई रास्ते में फंस गया हो और सर्दी की वजह से कुछ लकड़ियां जला ली हो। ये कहता हुआ राकेश अपनी बाइक को वहीं खड़ी करके सीगल पैलेस की तरफ चल दिया। राकेश जैसे ही सीगल पैलेस के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति आंखें बंद किया हुआ बहुत ही धीमी आवाज में कोई मंत्र पढ़ रहा था। उस व्यक्ति ने अपने चारों तरफ से लाल रंग का घेरा बना रखा था। मंत्र पढ़ते पढ़ते बीच बीच में वो आग के ऊपर कुछ फेंक भी रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानियत सवार थी। उस व्यक्ति को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उससे रहा नहीं गया और उसने चीख कर कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आपसे मना किया था ना, उसके बावजूद भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। आप जानते हो ना कि इस हरकत से सर्वनाश हो सकता है। आप अपने गंदे और घिनौने मकसद के लिए ये जगह आपने चुनी। किसी को भी इस पर शक नहीं होगा। कौन सोच सकता है कि सीगल पैलेस के अंदर कोई इस घिनौने काम को कर रहा है? इतना बोलकर राकेश गुस्से से उस घेरे के अंदर घुस तंत्र साधना में लीन उस व्यक्ति से अचानक आंखें खोल ली। उसकी आंखों से लाल लाल दहकते अंगारे से निकल रहे थे और उसका चेहरा किसी पिशाच से कम नहीं लग रहा था। ये सब देखकर राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। उस व्यक्ति ने चिल्लाकर राकेश को कहा, बेवकूफ, ये तूने क्या कर दिया? इस गोल घेरे के अंदर आकर तूने मेरी सिद्धि को खराब कर दिया। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा मुझे भी नहीं पता। उस व्यक्ति ने इतना कहा ही था कि अचानक जलती हुई लकड़ियां बुझ गई। अंदर जो थोड़ा बहुत गर्म माहौल था अचानक वो सर्दी में तब्दील हो गया और एक ठंडी तेज हवा का झोंका राकेश के गाल से टकराया। अंदर इतना घना अंधेरा हो गया कि राकेश और वो व्यक्ति एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते थे कि अचानक उस आदमी की चीख राकेश के कानों से टकराई। राकेश अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगा। वो सीगल पैलेस के बाहर पहुंचा ही था कि अचानक उसने बाहर किसी को खड़ा हुआ पाया। आसमान अब बिल्कुल साफ हो चुका था। तारे निकल रहे थे। चांद अपने पूरे शबाब पर था। राकेश का चेहरा देख सकता था। राकेश के सामने एक बेहद ही सुंदर लड़की खड़ी थी।
उसके होंठ सुर्ख गुलाबी हो रहे थे। काली साड़ी में वो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रहे थे। राकेश उसे देखकर सब कुछ जैसे भूल ही गया और उसकी खूबसूरती में सम्मोहित होता जा रहा था। वो बस उसे ही घूरे जा रहा था। अचानक उस लड़की ने राकेश को कहा, क्या देख रहे हो राकेश? क्या तुमने कभी कोई सुंदर लड़की नहीं देखी? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है राकेश। तुम्हारी एक सुंदर बीवी है और एक बेटा भी है, लेकिन तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? मैंने तुम्हें आज से पहले कभी इस गांव में देखा भी नहीं। वो सब बातें छोड़ो राकेश और मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? उस लड़की की आवाज में पता नहीं क्या सम्मोहन था कि राकेश उसमें समाता जा रहा था। वो सब कुछ भूल चुका था कि कुछ पहले ही उसके साथ क्या घटना घटी थी। राकेश अब उस लड़की को देखकर बेकाबू सा होने लगा। तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा एक नाम नहीं है राकेश। तुम जिस नाम से चाहो मुझे बुला सकते हो। राकेश ने बिना देरी किए उस लड़की को अपनी बाहों में भर लिया। बाहों में भरते ही राकेश अपनी मस्ती में खो गया। वो ये भी देखना भूल गया कि उस लड़की का चेहरा अब सुंदर नहीं था, बल्कि उसके खूबसूरत हाथों में नाखून की जगह बड़े बड़े दो पंजे थे और उसके दांत किसी भेड़िया की तरह अचानक से बड़े हो गए। देखते ही देखते उस लड़की ने अपने दांत राकेश के गर्दन में गाड़ दिए और राकेश की दिल दहला देने वाली चीख पूरे सन्नाटे में गूंज गई। अगले दिन राकेश की लाश नग्न अवस्था में सीगल पैलेस के बाहर सड़क पर पड़ी हुई मिली। चारों तरफ पिपला गांव के लोग मौजूद थे। राकेश की लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके बदन के सारे खून का एक एक कतरा तक निचोड़ लिया गया हो। उसकी आंखें फटी हुई थी, जैसे कि उससे कोई बहुत ही भयानक चीज देख ली हो। अपनी भयानक आंखों से राकेश की बीवी बुरी तरह से रो रहे थे। गांव के मुखिया ने तांत्रिक भैरवनाथ को यहाँ पर बुलवाया था। भैरवनाथ ने जैसे ही राकेश को देखा वो पूरी तरह से चीखने लगा, अनर्थ, घोर अनर्थ, यह अनर्थ है, ये कैसे संभव हो सकता है? तो इस पर गांव का मुखिया बोला, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसा अनर्थ बाबा? नादान, ये तुझे राकेश की लाश नहीं देख रही है? इसके शरीर का एक भी खून का कतरा भी चूसा गया है। तुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ? देख, इसकी लाश कैसे सफेद पड़ी हुई है, इसकी आंखें कैसे फटी हुई है, मगर आसपास खून का एक कतरा भी मौजूद नहीं है, जैसे किसी ने पूरा खून चूस लिया हो। भूत पिशाच कोई भी इंसान का खून नहीं पीते हैं। बाबा, मैं आपकी बात का मतलब समझा नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर किसी ने सिद्धि की है, वो अपनी सिद्धि में विफल हुआ है या फिर कुछ और दिक्कत आई होगी, उसका परिणाम राकेश को भुगतना पड़ा। तभी अचानक भैरवनाथ फटी फटी आंखों से इधर उधर देखने लगा। तो मुखिया ने उससे कहा, आप क्या देख रहे हैं बाबा? तो इस पर भैरवनाथ ने कहा, क्या यहाँ पर सिर्फ एक ही लाश मिली है? हाँ बाबा, सुबह होते ही पता चला कि यहाँ पर राकेश मरा पड़ा है। राकेश हमारे ही गांव का है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता बाबा कि आपके चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है। क्योंकि अब जो यहाँ पर होने वाला है उससे सिर्फ तुम सबको परेशानी ही आएगी और अनर्थ आएगा। मुखिया, किसी ने उसे बुला लिया है। किसे बाबा, किसे? यक्षिणी को। इस तरह से इंसान का खून सिर्फ यक्षिणी ही पी सकती है,
कोई और नहीं। यक्षिणी का नाम सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग भयभीत नजर आने लगे। तो मुखिया बोला, अब क्या होगा बाबा? अब हम क्या कर सकते हैं? इतना आसान नहीं है मुखिया। यक्षिणी को जिसने बुलाया है वही उसे वापस भेज सकता है। भगवान से प्रार्थना करो कि अगर वो आदमी जिंदा है तो हमें उसे ढूंढना होगा, और अगर वो मर गया तो तुम सब भी अपनी मौत पक्की समझो। यहाँ पर मुझे और कोई चारा नजर नहीं आ रहा। पर बाबा, आप इतने सिद्ध पुरुष हैं, आप क्या आप उस यक्षिणी को काबू में नहीं कर सकते हैं? ये कोई मजाक नहीं है मुखिया। तुम्हें यक्षिणी की ताकत का कोई अंदाजा भी नहीं है। एक यक्षिणियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं, मगर राकेश की लाश को देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये यक्षिणी बहुत ही शक्तिशाली है और ये कुछ भी कर सकती है। हो सकता है कि वो यहीं पर अभी मौजूद हो, किसी और की शक्ल में। भैरवनाथ की बात सुनकर सभी लोग जो वहां पर डर कर जमा थे एक दूसरे को डर की निगाहों से देखने लगे। कुछ वक्त बाद पुलिस आई और लाश को लेकर चली गई। गांव वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। उस दिन के बाद से 2-4 लाशें और मिली। डर के मारे कई लोगों ने गांव छोड़ दिया, और इसी के साथ मेरे दादाजी ने भी अपने परिवार के साथ उस गांव को छोड़ दिया। उस गांव के साथ क्या हुआ वो आज भी एक रहस्य है।